नमस्ते। आज हम सीधे चलते हैं ब्रह्मांड के अपने घर, मतलब आकाशगंगा की गहराइयों में। हमारे पास आकाशगंगा डॉट संरचना, विज्ञान और पौराणिकता से जुड़े कुछ लेख और नोट्स हैं। नमस्ते। इरादा ये है कि इस विशाल संरचना के राज, इसके पीछे का विज्ञान और इसमें हमारी जगह, उसको समझें। तो चलिए इन स्रोतों के जरिए की यात्रा शुरू करते हैं। हाँ, बिल्कुल। आकाशगंगा ये सच में एक हैरान कर देने वाली चीज है। इसमें सिर्फ अरबों तारे और ग्रह ही नहीं है, बल्कि वो अदृश्य शक्तियों और भविष्य की बड़ी घटनाएं भी छिपी हैं। हाँ, देखते हैं ये स्रोत हमें कहाँ तक ले जाते हैं। तो स्रोत सबसे पहले बताते हैं कि हमारी आकाशगंगा, जिसे मिल्की वे कहते हैं, उसके मुख्य तौर पर 4 हिस्से हैं। पहला है गैलेक्टिक डिस्क, अच्छा। वो चपटा हिस्सा जहां तारे, गैस, धूल और हमारी जैसी स्पाइरल आर्म्स मतलब सर्पिल भुजाएं हैं, और हमारी ओरियन आर्म भी इसी में है। हाँ, बिल्कुल। और इसी डिस्क के बिल्कुल बीच में है दूसरा हिस्सा, गैलेक्टिक बल्ज। बल्ज, हाँ, ये एक घना, थोड़ा उभरा हुआ सा इलाका है जहां ज्यादातर पुराने तारे भरे पड़े हैं, और वहीं ठीक सेंटर में वो विशालकाय ब्लैक होल है, सैजिटेरियस ए स्टार। सैजिटेरियस ए स्टार। और फिर तीसरा हिस्सा है गैलेक्टिक हालो। ये डिस्क और बल्ज को चारों तरफ से घेरे हुए एक बहुत बड़ा, लगभग गोलाकार क्षेत्र है। स्रोत कहते हैं कि इसमें बहुत पुराने तारे और ग्लोबुलर क्लस्टर हैं। ग्लोबुलर क्लस्टर, हाँ, मतलब तारों के घने गोल झुंड। हाँ, वही। पर हालों की सबसे रहस्यमयी बात क्या है? देखिए, हालो की सबसे खास बात, और कह सकते हैं आकाशगंगा का चौथा अहम हिस्सा, वो है डार्क मैटर। डार्क मैटर? हाँ, माना जाता है कि ये हालो इसी अदृश्य पदार्थ से ठसाठस भरा है। हम इसे देख नहीं सकते, किसी यंत्र से पकड़ नहीं सकते, पर स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि आकाशगंगा का जो हिस्सा हम देखते हैं ना, वो असल में सिर्फ 10% है। बाकी 90% वजन इसी डार्क मैटर का हो सकता है। 90%? जी हाँ। और यही अपने गुरुत्वाकर्षण से पूरी आकाशगंगा को एक तरह से बांधे हुए है। ये वाकई ब्रह्मांड की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। बाप रे, मतलब हम जो देख पा रहे हैं वो तो बस नाम मात्र का है, और हम इस पूरी विशाल संरचना में हैं कहाँ। स्रोत बता रहे हैं कि हमारा सौर मंडल वो गैलेक्टिक सेंटर से करीब 25,000 से 28,000 प्रकाश वर्ष दूर है। हाँ, ओरियन नाम में। ओरियन नाम में। ये दूरी सोचना भी मुश्किल है। और सोचिए, इतनी दूरी पर होते हुए भी हम रुके हुए नहीं हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा सूरज लगभग 230 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आकाशगंगा के केंद्र का चक्कर लगा रहा है। 230 किलोमीटर प्रति सेकंड? हाँ, और एक चक्कर पूरा करने में इसे लगते हैं करीब 22 से 25 करोड़ साल। बाप रे। इसी को एक गैलेक्टिक ईयर या ब्रह्मांडीय वर्ष कहते हैं। गजब। और सिर्फ सूर्य ही नहीं, पूरी आकाशगंगा भी, वो भी तो चल रही है। हाँ हाँ, बिल्कुल। पूरी आकाशगंगा खुद ब्रह्मांड में लगभग 600 किलोमीटर प्रति सेकंड की अविश्वसनीय रफ्तार से बढ़ रही है। अविश्वसनीय। अच्छा, अब इसके अंदर क्या क्या है उस पे आते हैं। तो स्रोतों के अनुसार अनुमान है कि 100 से 400 अरब तारे हैं। 100 से 400 अरब? हाँ, और ग्रहों की संख्या वो शायद हजारों अरब से भी ज्यादा। अच्छा, तारों से भी ज्यादा? हाँ, ऐसा अनुमान है। साथ ही लाखों ब्लैक होल और हजारों निहारिकाएं, मतलब नेब्यूला। और ये जो हम कभी-कभी अंधेरी रात में शहर से दूर जाके आसमान में देखते हैं, एक धुंधली सी सफेद पट्टी। हाँ हाँ, वो दूधिया पट्टी सी। वो असल में कोई बादल नहीं, बल्कि हमारी ही आकाशगंगा के अरबों दूर वाले तारों की मिलीजुली रोशनी है। सही। और दिलचस्प बात यह है कि स्रोत बताते हैं, पुराने भारतीय ग्रंथों में इसी पट्टी को आकाशगंगा, देवयानी मार्ग या स्वर्ग गंगा कहा गया है, मतलब स्वर्ग तक जाने का रास्ता। क्या बात है! ये सांस्कृतिक जुड़ाव भी कमाल का है। भारत की अपनी स्पेस ऑब्जर्वेटरी एस्ट्रोसैट, वो भी तो आकाशगंगा का अध्ययन करती है ना? हाँ, एस्ट्रोसैट एक्स-रे और अल्ट्रावायलेट जैसी हाई एनर्जी वेव्स में देखती है। इससे हमें इसके गर्म, ज्यादा एक्टिव हिस्सों के बारे में पता चलता है। अच्छा। और ये जानना भी जरूरी है कि हमारी आकाशगंगा अकेली नहीं है इस ब्रह्मांड में। हाँ, ये तो है। अनुमान है कि जो ब्रह्मांड हम देख सकते हैं उसमें लगभग 2 ट्रिलियन, मतलब 200 खरब आकाशगंगाएं हो सकती हैं। 200 खरब? जी। और हमारी सबसे करीबी बड़ी स्पाइरल गैलेक्सी है एंड्रोमेडा। वो हमसे करीब 2.5 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। एंड्रोमेडा।
और इससे जुड़ा एक भविष्य का अनुमान भी है, सही कहा ना? बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि ग्रेविटी की वजह से एंड्रोमेडा और हमारी मिल्की वे दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रही हैं। ओहो। और अंदाजा है कि आज से लगभग 4.5 अरब साल बाद ये दोनों टकराएंगी। टकराएंगी, हाँ। और धीरे धीरे मिलकर एक और भी बड़ी, शायद अंडे जैसी दिखने वाली एलिप्टिकल गैलेक्सी बनाएंगी। कुछ खगोलविद मजाक में इसे मिल्क ड्रोमेडा कहते हैं। मिल्क ड्रोमेडा। 4.5 अरब साल। अच्छा, इस टकराव के अलावा वो केंद्र वाला ब्लैक होल सैजिटेरियस ए स्टार, वो भी कुछ कम नहीं? हाँ, उसका वजन हमारे सूरज से 40 लाख गुना ज्यादा बताया गया है। 40 लाख गुना? जी। और हमारी आकाशगंगा लगातार अपने आसपास की छोटी बौनी आकाशगंगाओं को अपनी ग्रेविटी से खींचकर अपने में मिला रही है। जैसे वो सैजिटेरियस ड्वार्फ गैलेक्सी? हाँ, बिल्कुल। ये एक तरह का गैलेक्टिक कैनिबलिज्म है, मतलब आकाशगंगा दूसरी आकाशगंगाओं को खा रही है। ये दिखाता है कि आकाशगंगा कितनी डायनामिक, कितनी बदलती हुई संरचना है। तो ये सारी जानकारी मिलकर आकाशगंगा की एक बहुत ही भव्य और थोड़ी डरावनी तस्वीर भी बनाती है। हाँ, इसकी विशाल संरचना, वो अदृश्य डार्क मैटर का असर, हमारी अपनी इतनी तेज रफ्तार यात्रा, अरबों तारों और ग्रहों का घर होना, और फिर एंड्रोमेडा के साथ भविष्य में होने वाला वो मिलन। तो इन स्रोतों से हमारे लिए मुख्य बातें क्या निकलती हैं? पहली, कि आकाशगंगा सिर्फ तारों का झुंड नहीं, बल्कि एक बहुत जटिल, बदलती हुई प्रणाली है। सही। दूसरी, इसका ज्यादातर हिस्सा अदृश्य है, डार्क मैटर, पर वही इसे असल में आकार दे रहा है। बिल्कुल। तीसरी, हम इसमें एक बहुत छोटे से बिंदु पर हैं, लेकिन बहुत तेज रफ्तार से यात्रा कर रहे हैं। और चौथी, हमारा भविष्य भी दूसरी आकाशगंगाओं से जुड़ा हुआ है। जैसा कि एक स्रोत कहता है, आकाशगंगा हमारे अस्तित्व का विशाल मंच है। बिल्कुल सही कहा। और ये सब जानने के बाद मेरे मन में तो ये सवाल जरूर उठता है कि अगर 90% आकाशगंगा ये अदृश्य डार्क मैटर ही है, तो आखिर ये है क्या भला? हाँ, ये सवाल तो है। इसका स्वभाव कैसा है? इसे समझना शायद ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों में से एक को खोलना होगा। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें आगे खोज जारी रखने के लिए मजबूर करता है ना?